आजकल के जो हालात हैं और उस हालात में जिस तरीके से एक तरीके से मुसलमानों की आइडेंटिटी और आइडेंटिटी से जुड़े हुए तारीख स्लैश हिस्ट्री पे एक तरीके से एक अटैक है कि हर तरीके से एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री मिटाई जाए, हमारी आइडेंटिटी मिटाई जाए। और हमारी ट्रेनिंग भी हिस्ट्री में है, तो हमने और सान्या ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से एक तरीके की मुसलमानों के बारे में एक कंस्ट्रक्शन और एक हिस्ट्री लोगों को बताई जाती है, चाहे वो टेक्स्ट बुक के थ्रू हो, चाहे वो पॉपुलर मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो कांस्टेंट एवरीडे एक्सपीरियंस में जिस तरीके से एक तरीके से मुसलमानों को जो रिप्रेजेंटेशन है और उसका लिंक किस तरीके से हिस्ट्री में है। और मैं मतलब कुछ बताने नहीं आई हूँ। आई थिंक कलेक्टिवली हम साथ में मिलकर के सोच सकते हैं कि इस दौर में किस तरीके से हम अपने तारीख को ना ही सिर्फ बचा सके पर किस तरीके से कोशिश कर सके कि हमारी तारीख और हमारे बारे में जो लिखा और पढ़ा जा रहा है उसके बारे में एक अवेयरनेस हो सके, साथ साथ में किस तरीके से एक नई सिरे से तारीख लिख सके जो हमारी तारीख हो, जो हमारी समझदारी से हो और जो हमारे एक आइडेंटिटी को उस ऐसा रूप दे, ऐसा शक्ल दे जो जो जैसा हम चाहते हैं। तो इसी के बारे में मिलजुल करके हमें सोचना है कि जहाँ पे तारीख पे इतनी जबरदस्त अटैक है, उस अटैक के दौरान हम अपनी तारीख कैसे लिख सकते हैं। तो मैं बैठ के सोच रही थी कि मैं किस तरीके से टॉक दूं, क्या बोलूं, क्या डिस्कशन करूं। और जैसे ही मैं बैठ के सोच रही थी मुझे एक न्यूज़ मिला कि एक बहुत ही नोटेड उर्दू लिटरेरी क्रिटिक शमशुर रहमान फारूकी का इंतकाल हो गया है। तो मैंने सोचा कि उनको याद करके परहैप्स हम ये टॉक शुरू कर सकते हैं। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि शमशुर रहमान फारूकी साहब कौन थे और तारीख के बारे में बात करके या आइडेंटिटी के बारे में बात करके मैं शमशुर रहमान फारूकी साहब के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। उनकी इंतकाल का अनफॉर्चुनेट न्यूज़ हमें येस्टरडे कल मिला और उनका लॉस एक मल्टीपल तरीके का लॉस है। और उनका लॉस इतना पेनफुल पेनफुल के अलावा हमारे हिस्ट्री में उन्होंने किस तरीके का क्या रोल प्ले किया है वो जानना बहुत अहम है अगर हम चाहते हैं कि हम हिस्ट्री रिक्लेम करें। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतने मशगूल होते हैं या तो जो लोग एकेडेमिया में रहते भी हैं इतनी छोटी इतनी नीश चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस ही नहीं रहता है कि आसपास ऐसे कौन लोग हैं जो मुस्लिम हिस्ट्री, उर्दू लैंग्वेज, विमेंस मूवमेंट के बारे में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अहम है कि हम जानें कि ऐसे आसपास के लोग क्या हैं, क्या काम कर रहे हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनके काम से हम क्या सीख सकते हैं। तो फारूकी साहब एक उर्दू लिटरेरी क्रिटिक भी थे, नाकिद जिसको कहते हैं उर्दू में नाकिद भी थे और एक पोएट भी थे और एक उर्दू ज़बान के इतिहासकार स्लैश तारीख को भी थे कि जिन्होंने हिस्ट्री की तारीख, उर्दू हिस्ट्री की तारीख लिखी। और उनका जो इंटरवेंशन था उर्दू ज़बान पे, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके का अटैक है मुस्लिम्स के हिस्ट्री में, किस तरीके से एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मुसलमान की तारीख और क्यों ज़रूरी है कि हम इस पूरे पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन को समझें और एक ऐसा इंटरवेंशन, ऐसा इन्फॉर्म्ड इंटरवेंशन करें जहाँ पे हम अपनी तारीख को रिक्लेम कर सकें। तो हमारे लिए सबसे अहम हम स्पेशली मेरे लिए फारूकी साहब बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बचपन से हम उर्दू ज़बान में काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं और जब हमें पीएचडी का अल्लाह के करम से करने का मौका मिला तो हमें उर्दू ज़बान पे ही काम करने का मन किया। और इनफैक्ट एक तरीके से मेरे अब्बा की जो ट्रेनिंग थी एक वो अहम रोल प्ले किया और दूसरा फारूकी साहब का जो काम था उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं उर्दू ज़बान पे काम करूं। तो मेरे समझदारी में सबसे अहम किरदार जो फारूकी साहब का था हमारी तारीख को बदलने में कि आप अगर अपने आसपास देखें और अपनी जिंदगी का आसपास देखें और थोड़ा ध्यान दें तो एक तरीके से उर्दू जबान पे एक अटैक हमें बार बार दिखता है। जैसे कहीं भी उर्दू पोस्टर हो, बैनर हो, अब सरकार के दौरान उसको हटा दिया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है और धीरे धीरे छोटे छोटे तरीकों से उर्दू उर्दू जबान को मिटाने की कोशिश की जाती है।
पहले अगर आप पिक्चरों में देखते होंगे तो टाइटल्स में एक उर्दू लाइन आता था, एक टाइटल्स यूज्ड टू बी आल्सो इन उर्दू स्क्रिप्ट, वो हटा दिया गया, स्कूलों से उर्दू हटा गया था क्या। और इसकी एक लंबी तारीख है कि किस तरीके से एक यूनाइटेड हिंदी आइडेंटिटी को इम्पोज किया गया इन ऑपोजिशन टू उर्दू लैंग्वेज। और इस तरीके का इम्पोजिशन जो हुआ उर्दू जबान पे, वो इसलिए हुआ कि बार बार ये एक तरीके से ये बात ये सरकार या इससे पहले भी, आई मीन सिर्फ ये सरकार नहीं, हमें कंटिन्यूटी में देखने की जरूरत है कि एक तरीके से उर्दू को मिटाने की कोशिश की गई है। ये बात अहम है, जानने की जरूरत है कि उर्दू को मिटाने की कोशिश क्यों की गई। तो उसका दो रीजन है। एक है कि आप बहुत लंबे वक्त तक उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की जबान की कही गई, और साथ साथ में उर्दू को कहा गया कि ये जो है फॉरेनर की जबान है, ये इंडिया की जबान है ही नहीं, ये बाहर के देश की जबान है। और क्योंकि ये बाहर की देश की जबान है, बाहरी जबान है, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, एंड that's why an original indigenous language should be imposed, that is Hindi language. और ये सब ये जो आइडिया है कि उर्दू उर्दू मुसलमानों की जबान है और उर्दू एक फॉरेनर लैंग्वेज है, उर्दू को हटा देना चाहिए, ये सबसे पहले तो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट ने इम्पोज किया। स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी समझने की अगर हमें जरूरत है तो हमें कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट बहुत समझने की जरूरत है। और उस तरीके के इम्पोजिशन की, उस तरीके का आइडिया जो प्रोपेगेट किया गया कि उर्दू बाहरी की जबान है, ये बहुत लंबे वक्त तक चलते आया है। और सबसे शॉकिंग बात मुझे ये लगी जब मैं उर्दू पे रिसर्च कर रही थी, कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी, कितने उर्दू दां लोग थे, कितने लोग जानते थे कि ये दोनों नोशन गलत है, लेकिन इसका कोई कंटेस्टेशन नहीं हुआ, इस पे कोई काउंटर नहीं निकला। और इसीलिए जब मैं तारीख के बारे में बात करती हूँ तो मुझे फारूकी साहब के काम बहुत अहम लगता है, क्योंकि फारूकी साहब वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये आइडिया कि उर्दू फॉरेनर लैंग्वेज है और उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है इसलिए हटा देना चाहिए, उस आइडिया को डिस्पेल करने की कोशिश की। और उनका जो काम था उर्दू अदब की तारीख, उर्दू का इब्तदाई ज़माना, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो उनकी बुक अंग्रेजी और उर्दू एंड शायद हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं, मैं आपको वो बुक जरूर देना चाहूंगी, जहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री ट्रेस की है और ये बताया है कि उर्दू का जो आइडिया जो लोग लेके आते हैं कि उर्दू जो जबान है वो कैंप की जबान है। कैंप मीन्स एक एक तरीके से लश्कर की जबान है, और ये बहुत वक्त तक चलता है। पर उन्होंने बताया कि हम अर्ली हिस्ट्री ऑफ उर्दू में जाके देखें तो उर्दू का जो उर्दू का जिस 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 रूट से आया है वो जबान है उर्दू मोहल्ला शाहजहानाबाद, मतलब शाहजहानाबाद सिटी की ये जबान थी। और बाद बाद में उसकी पहले जो जबान थी रखनी, देखनी, गुजरी, और उसके बाद वो जबान उर्दू बनी। तो ये फॉरेनर लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की लैंग्वेज है। और वो इस तरीके से इवॉल्व हुई है उर्दू जबान इंडिया में कि अलग अलग ट्रेडिशन से बोरो किया गया है। सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी बोलते थे। और ये बहुत ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है कि वो लश्कर या फॉरेनर की जबान नहीं है, ये जबान काफी बहुत मतलब इंडिया ही की जबान है। और ये एक पॉलिटिक्स के तहत ये कर दिया गया है कि उर्दू को बाहरी जबान बोल दिया गया है, उर्दू को कैम जबान बोल दिया गया, और मुसलमानों की जबान बोल करके जो है तरह तरीके की कोशिश की जा रही है, जो आज तक जारी है। पहले जब 19th सेंचुरी की बात करें तो उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था, उसको हटा करके हिंदी बनाया गया। स्कूल के टेक्स्ट बुक से उर्दू जबान हटाई गई, और उर्दू जबान को एक तरीके से कहा गया कि सिर्फ ये पोइट्री और आशिकी की जबान थी, और उसे हमें बदलने की जरूरत है, सैनिटाइज करने की जरूरत है, एक साइंटिफिक जबान लाने की जरूरत है जिसको हिंदी समझा गया। लेकिन ये पूरे एक पॉलिटिक्स के तहत हुआ जहाँ पे उर्दू की जबान को हटाया गया, सिर्फ मुसलमानों की जबान की हटाया गया। लेकिन उसका एक दूसरा पॉलिटिक्स भी था उर्दू जबान का, कि काफी सारे मुसलमान जो कोर्ट में काम कर रहे थे उर्दू जबान के नॉलेज के हिसाब से, जो पोइट्री का प्रोफेशन था, उसको भी डिसएम्पावर करने की कोशिश की उर्दू जबान की, जो आज तक चलते आ रहा है। हमें काफी न्यूज मिलता है कि इस स्कूल में हटाया जा रहा है, इस यूनिवर्सिटी में हटाया जा रहा है, स्क्रिप्ट रिमूव किया जा रहा है, और ये तमाम तरीके की कोशिशें चलती हैं
जो उर्दू ज़बान को हटाने की ज़रूरत है, और उसमें तारीख का बहुत अहम रोल है। जैसे हमने बताया कि तारीख को किस तरीके से बताया गया कि ये बाहरी ज़बान है, उसको डिस्पेल किया फारूकी साहब ने। इसीलिए अगर हम तारीख और मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि ऐसे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशंस हम ज़रूर याद करें कि किस तरीके से उर्दू उर्दू किस तरीके से एक उर्दू ज़बान को बाहरी ज़बान बनाई गई, और उर्दू ज़बान के थ्रू लोगों के एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली मुसलमानों के एम्प्लॉयमेंट पे अटैक किया जाए। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि अगर हिस्ट्री को हमें रिक्लेम करना है तो इस तरीके का इंटरवेंशंस की बहुत ज़रूरत है कि एक तो हम कॉन्शियस रहें कि आसपास किस तरीके की बातें होती हैं, और अपने अपने तौर से उसको बदलने की कोशिश करें। ये एक्चुअली हमारा काम भी डिफाइन करता है, जो हम बिहार के उर्दू लैंग्वेज की हिस्ट्री लिख रहे हैं, उसमें हमारा ये डिपार्चर है कि हम देख रहे हैं कि उर्दू सिर्फ अमीरों की ज़बान नहीं थी, उर्दू गरीबों की भी ज़बान थी। उर्दू उर्दू एक टेलर भी बोलता था, उर्दू एक कहार भी बोलता था, और अलग अलग क्लास के लोग उर्दू बोलते थे, और सिर्फ वो शहरों की ज़बान नहीं थी, वो कस्बे, छोटे छोटे गाँवों की ज़बान थी। और किस तरीके से कॉलोनियल पॉलिटिक्स से ये ज़बान को दबाया गया, ये ज़बान को हटाया गया, मिटाया गया। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी देख रही हूँ उर्दू ज़बान के साथ साथ कि एक मुसलमानों का भी रोल रहा है कि जिस तरीके से उनका काउंटर रहा है इस तरीके के अटैक में। और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी क्लोजली अलाइड टू द टॉक विच आई एम गिविंग अबाउट द रिक्लेमेशन ऑफ हिस्ट्री, कि आप किस तरीके से अपने तारीख पे जो अटैक है उसको रोक सकते हैं और एक इंटरवेंशनिस्ट रोल प्ले कर सकते हैं। हाउ कैन यू चेंज एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल यू प्ले। यहाँ पे अगर मैं मुसलमान तारीख की बात करूँ तो उर्दू ज़बान के थ्रू ये भी एक मुसलमानों की गलती रही है, और कि 19th सेंचुरी के करीब उर्दू ज़बान की जो कैपेसिटी थी कि अलग अलग ट्रेडिशन से इंगेज कर सकें, बहुत लोगों की ज़बान हो सके, और उसको अपने वेरिड फॉर्म में, डाइवर्स फॉर्म में मुसलमानों ही का काफ़ी हद तक रोल रहा, जब वो उर्दू ज़बान की वो खासियत हटाने की कोशिश किए और उनको उस ज़बान को जो है पर्शियन ज़बान से क्लोज समझने लगे। और जितना इंडियन ट्रेडिशन का उर्दू ज़बान पे इन्फ्लुएंस था, उस इन्फ्लुएंस को वो दरकिनार करके उसको पर्शियन ज़बान बनाने की कोशिश की। एक अच्छी उर्दू तभी समझी जाती थी जब ये पर्शियन से क्लोज। आज भी कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम काफ़ी लोगों से बात करते हैं, अपने पापा के दोस्तों से बात करते हैं, और कई बार बोलते बोलते हम बोल देते हैं कोई हिंदी वर्ड या कोई संस्कृताइज वर्ड बोलते हैं, तुरंत से मुझे उधर से जवाब आता है कि आप सिकंदर साहब की बेटी हैं, आपके पापा फिर लोग बोलने से भी ऑब्जेक्शन है कि आपके पापा इतने बड़े उर्दू दांत है और आप हिंदी वर्ड यूज कर रही हैं। तो ये एक तरीके से जो पूरी आइडिया है कि एक आइडेंटिटी को आप एक क्लोज और क्लस्टर्ड बना देते हैं, कि आपका इधर उधर से कोई इंटरेक्शन ना हो और एक हायर ट्रेडिशन से उसका स्टैंडर्ड मापा जाए, वो अपने आप में एक टाइप का अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है। और ये सिर्फ उर्दू जबान नहीं है, ये मेरा भी टेक है कि मुस्लिम आइडेंटिटी का एक प्रॉब्लम, लेटेस्ट मॉडर्न प्रॉब्लम ये रहा है, जो काफी बढ़ते जा रहा है, जो अपने फैमिली में भी मैंने महसूस किया, अपने सराउंडिंग में महसूस किया, जिससे मेरा काफी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है कि आप जबान को या आइडेंटिटी को एक एक कमरे में बंद कर देना चाहते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देना चाहते हैं, और उसका जो ब्यूटी है, उसका जो इंटरेक्शन है कि आसपास एटमॉस्फेयर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उर्दू जबान की भी एक टाइम पे हमारी स्टडी है ये कि जो खासियत है कि वो ब्रज भाषा से, अवधी भाषा से ले रहा है, और वो उसके स्पीकर्स सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसके स्पीकर्स डाइवर्स हैं, उसकी पोइट्री में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। लेकिन एक पॉलिटिक्स के तहत एक एक्सटेंट तक कॉलोनियल स्टेट का पॉलिटिक्स रहा, ब्रिटिश स्टेट का पॉलिटिक्स रहा, दूसरी तरफ से ये भी पॉलिटिक्स रहा कि मुसलमान खुद ही वो इंटरनलाइज कर लिए, वो इतने इनसिक्योर हो गए कि ये सारा जो वेरी ट्रेडिशन का एलिमेंट्स है उसको उर्दू जबान से स्ट्रिप ऑफ करके एक पर्शियन से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश की। दे ट्राइड मेकिंग उर्दू एज क्लोज टू पर्शियन एज पॉसिबल, एंड दैट लेड टू द लॉस ऑफ ब्यूटी ऑफ उर्दू लैंग्वेज। सो ये मुझे थोड़ा बहुत अपने काम से और थोड़ा बहुत फारूकी साहब के काम से ये समझदारी हुई कि किस तरीके से एक पॉलिटिक्स के तहत
एक तो स्टेट एक पॉलिटिक्स करता है, दूसरा हम खुद ही वो पॉलिटिक्स इंटरनलाइज करते हैं, और उस इंटरनलाइजेशन की वजह से हम अपने आइडेंटिटी का एक फ्लेवर लूज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसमें हम जैसे लोग जो हैं, चाहे मेरे जैसे लोग हैं जो जिनको जिनको ये खुशनसीबी हुई है, जो इतने प्रिविलेज्ड हैं, जो पीएचडी कर पाए हैं, या वो लोग हैं जो अपने 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 अलग तरीके से बहुत अहम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, और अपने तारीख को रिक्लेम कर सकते हैं, उनके लिए कॉन्शियसनेस ऑफ हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। कि किस तरीके से एक तारीख इम्पोर्टेंट, और तारीख को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस सेशन में मैं उर्दू के जरिए और इन जनरल एक मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में बात करूंगी कि किस तरीके से एक मुस्लिम हिस्ट्री रहा है, किस तरीके से कि मुस्लिम हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है, और क्या वो रोल प्ले किया है हमारे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में। सो ये एक कॉमन परसेप्शन, अगर हम मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में बात करें, कि आम 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 लोग, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, एक मुसलमान को किस तरीके से देखते हैं, और वो उस मुसलमान को किस तरीके से ऐसा क्यों देखते हैं, और उसमें हमारे तारीख का क्या रोल है। जो लोग तारीख लिखे हैं, और जो लोग तारीख एक तरीके से हमारे जहन में एक तारीख का रोल प्ले किए हैं, किस तरीके से मुसलमानों को देखते हैं। तो जब मैं इतनी खुद भी कॉन्शियस नहीं थी अबाउट द सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो हमारे इमेजिनेशन में भी था जिस तरीके से हम किताबें पढ़ते थे। अगर आप बच्चों के कुछ किताबें अपने उठाना चाहेंगे, अपने छोटी बहन की किताबें उठाना चाहेंगे, तो उसमें देखिएगा कि एक आइडिया होता है कि मुसलमान औरतें सिर्फ बुर्का पहनती हैं, काला बुर्का पहनती हैं, और मर्द टोपी पहनते हैं, और वो नमाज पढ़ने जाते हैं आते हैं। एक रिलीजियोसिटी से बहुत क्लोज लिंक कर दिया जाता है। चाहे आप सिनेमा भी देखें तो बाकी जो लोग हैं, जो बंगाली, पंजाबी, जो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो बड़े आम लोग की तरह दिखते हैं। वो नॉर्मल स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आम जिंदगी जीते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम representation in these movies, it's very interesting that Muslims are shown with very clear-cut symbols of identity, that is ताबीज पहने रहेंगे, टोपी पहने रहेंगे, बुर्का जाएंगे, and it is always around religion, कि वो बहुत ही डीपली रिलीजियस होंगे या डीपली रिलीजियस होंगे, और ये पूरा इमेजिनेशन एक क्रिएट किया जाता है। टेक्स्ट बुक में भी देखिए, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन में भी देखिए, और जनरल एक अंडरस्टैंडिंग में भी एक तरीके से दिखा जाता है कि ये काफी ओनली क्लोजली अलाइड विथ रिलीजन, उस तरीके से देखेंगे। और इसका भी अलग अलग तरीका, अलग अलग दौर का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे पोस्ट 90s के बाद जो है, मुसलमानों को एक तरीके से टेररिस्ट दिखाना, एंटी स्टेट दिखाना, हमेशा इन ऑपोजिशन टू स्टेट, या उसके आसपास भी जो है पोस्ट पार्टीशन मोस्टली आपको मुसलमानों को पाकिस्तानी की तरह दिखाना, कि दैट their affiliation lies with Pakistan, or they also are shown to be also in constant tension with modernity, कि अंग्रेजी सीखते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। ये काफी मिसकंसेप्शन भी है, क्योंकि आसपास में जब हम बच्चे थे, और अभी भी आप काफी लोगों से बात करिए, अगर वो खुल के बात करें, तो हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि मुस्लिम मॉडर्न क्यों नहीं होते हैं, why haven't they taken to modernity so well, ये पढ़ते लिखते क्यों नहीं हैं, ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, बहुत बच्चे पैदा करते हैं। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है जिसका 4-5 अगर हम कंक्लूजन निकालें, ऑलवेज इन टेंशन विद मॉडर्निटी, पढ़ते लिखते नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, और बुर्का रहता है और टोपी रहता है। ऐसा लगता है कि एक गुट है जो एक ही तरीके से सोचता है, एक ही तरीके से चलता है, और एक ही तरीके से बातें करता है। तो ये तो एक कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है कि आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन को उठा के देखिएगा तो आपको लगेगा कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन उसकी हिस्ट्री जानने की जरूरत है कि इस तरीके के मुसलमानों को दिखाया क्यों जाता है। और हिस्ट्री जानने के अलावा आप एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि मुसलमानों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इन टेंशन विद मॉडर्निटी एंड दे आर वन यूनिफाइड कम्युनिटी। और अपने ही लाइफ के एग्जाम्पल को देखिएगा, जैसे मैं खुद भी मुसलमान हूँ, आप खुद लोग हैं, ये जो जो खुद भी मुसलमान हैं, तो अपनी जिंदगी को देखिएगा तो ये रिप्रेजेंटेशन से शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग बुर्का पहनते होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, या वो स्कूल नहीं जाते हैं, या वो पढ़ते लिखते नहीं है। अपने लाइफ में आप बहुत सारा ऐसा कॉन्ट्रडिक्शंस देखिएगा जो ये रिप्रेजेंटेशन के बिल्कुल अलग रहेगा। एक है कि कोई एक
मुसलमान लोग एक सेल्फ आइडेंटिफायर्स है, लेकिन मुसलमानों में भी काफी अलग शेड्स हैं। आप लोग एक फैमिली में अलग अलग शेड्स हैं, आपकी 2 बहनें अलग तरीके से सोचते हैं, आपके भाई अलग तरीके से सोचते हैं, काफी फिरका है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये पूरा जो एक रिप्रेजेंटेशन का पॉलिटिक्स है कि आपको मुसलमानों को एक ब्लॉक में दिखाया जाए कि वो हमेशा स्टेट सिस्टम के अगेंस्ट रहते हैं, हमेशा वो मॉडर्न और तरक्की पसंद ख्याल के खिलाफ रहते हैं। लेकिन आज जो हम लोग जूम में बैठे हैं, मैं पीएचडी कर रही हूँ, आप सारे लोग आके हमसे बात कर रहे हैं, वो इसी स्टेशन है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है काफी क्वेश्चनेबल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से क्वेश्चनेबल रिप्रेजेंटेशन है, और इस तरीके से मुसलमान नहीं है, मतलब सिर्फ एक तरीके के नहीं, अलग अलग तरीके के मुसलमान हैं, और लोग बुर्का अपने रिलीजन के साथ रख करके भी काफी अलग अलग तरीके के काम करते हैं, काफी साइंटिफिक, काफी प्रोग्रेसिव काम करते हैं। तो द आइडिया दैट इस्लाम इज ऑलवेज इन टेंशन विद मॉडर्निटी इज नॉट ट्रू। और अपने लाइफ का आप एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए, या आसपास अपने रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को अगर देखिए, तो हमारे पास शाहीन बाग है जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो इस पूरे आइडिया को काउंटर करता है। ये जो एक पॉपुलर मीडिया और एक एक्सटेंट तक हिस्ट्री भी, पॉपुलर हिस्ट्री और बहुत एक्सटेंट तक कुछ कुछ स्कॉलरली हिस्ट्री भी इस तरीके से जो दिखाते हैं कि मुसलमान औरतें बुर्का पहनती हैं, वो घर में बंद रहती हैं, और वो कुछ नहीं कर पाती हैं। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से आज का काउंटर है कि जब मैं शाहीन बाग के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा काउंटर उस बात का है कि जहाँ पे आपको औरतों की एजेंसी दिखती है, और ये दिखता है कि इतना बड़ा स्टेट ऑनस्लॉट जहाँ पे आपके सिटीजनशिप पे सवाल उठाया गया, आपके नेशनैलिटी पे सवाल उठाया गया। और इंडिया के आई थिंक और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया, जिस तरीके से मुसलमान औरतों ने कॉन्ग्रीगेट किया और ये बटला हाउस में शुरू किया गया, और भी काफी तरीके से इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस और ये शार्प कॉन्ट्रास्ट टूटता है जब हम शाहीन बाग जैसे देखते हैं, और वो भी बटला हाउस में देखते हैं, जहाँ एक अगेन एक रिप्रेजेंटेशन होता है मुस्लिम्स कोट अनकोट गेटो का, कि गेटो बैकवर्ड है, वहाँ के लोग पढ़े नहीं हैं, वहाँ के लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन काउंटर है शाहीन बाग को अगर देखा जाए, जहाँ पे औरतें आई और इतने इतने लंबे वक्त तक ही नहीं रही। कई कई बार हम गए, कई बार हम ऑनलाइन देखें किस तरीके से उन्होंने पोइट्री लिखा, किस तरीके से वो लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी, किस तरीके से डिसीजन ले रही थी। और उसका एक सिंबल यही है जो बिल्किस दादी हैं, जिनको टाइम्स मैगजीन में टॉप 50 का recognition मिला। I think she symbolizes that kind of Muslim resistance or counters that kind of stereotypical idea of Muslim women who are behind veil or who are behind doors, who have no agency, जिनकी कोई आवाज नहीं है, जिनकी कोई political understanding नहीं है। वो एक बहुत बड़ा काउंटर है इस चीजों का। तो मतलब मोटा मोटी ये दो बात है। एक शाहीन बाग का मैं एग्जाम्पल लेके उसका काउंटर दे रही हूँ, जिस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन है मुस्लिम आइडेंटिटी का, जिस तरीके से मुस्लिम विमेन का कंस्ट्रक्शन है, मुस्लिम एजेंसी का जो कंस्ट्रक्शन है कि they are deeply religious people, that's why they are always in contradiction with modernity. That is definitely questionable, which we can draw from our own life inferences, which I am example, Sanya is example. I'm sure all the people who are participating in this talk can completely contend this narrative of Muslims who are against modernity, who are always backward. Ufaq, just sorry to interrupt, but I mean आप थोड़ा स्विच कर जा रही है इंग्लिश में, और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं उतना अच्छा इंग्लिश समझ पा रहे हैं। अच्छा, सॉरी, हाँ सॉरी, मैं उर्दू में ही बोलने की कोशिश करूंगी। तो ये एक तरीके से है कि आप किस तरीके से दिखा रहे हैं कि मुसलमान बैकवर्ड हैं, पर हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। मैं एक पेपर भी लिख रही हूँ अबाउट मुस्लिम विमेन, अबाउट देयर एजुकेशन मिशन, अबाउट हाउ एजुकेटेड दे वर एंड हाउ दे किस तरीके से वो एजुकेटेड थी, और किस तरीके से वो एक तरीके से हमेशा कंटेस्ट करती थी, हमेशा बगावत, मतलब बगावत इन नॉट इन द सेंस कि हमेशा ऊपरी तरीके से बगावत, अलग अलग तरीके से बगावत करती थी। बहुत सारे राइटर्स हैं, हो सके तो कभी मतलब टॉक, जब हमारा टॉक खत्म हो जाएगा तो आप मैं इसके बारे में भी डिस्कशन में बात कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन सी मुस्लिम खवातीनें हैं, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये जानने की बहुत ज़रूरत है। तो एक बात तो अहम ये है कि
इस तरीके से मुसलमानों को दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, और मुस्लिम लिव्ड रियलिटीज जो हमारी निजी जिंदगी है, जिस तरीके से हम जिंदगी जीते हैं, जिस तरीके से हम अपने कौम को देखते हैं, जिस तरह से अपने कौम की औरतों को देखते हैं, लगता है कि ये कितना बेबुनियाद और बकवास रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन एज 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 मैं एज 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 हिस्टोरियन और एज समवन, और जो मैं तारीख में इंटरेस्टेड हूँ, मैं थोड़ा स्केच करना चाहूंगी कि इस तरीके से मुसलमानों को देखा क्यों किया गया है और इसकी तारीख क्या है, और इस तरीके से मुसलमानों को जो हमेशा मॉडर्निटी के अगेंस्ट है और रिलीजन के काफी करीब है, क्यों देखा गया है, कैसे देखा गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एज एज जो मैं हिस्टोरियन हूँ, और आई थिंक इस पूरे केस में जो कलोनियलिज्म का हमारा हिस्ट्री रहा है, बहुत अहम हिस्ट्री रहा है समझने के लिए कि मुसलमानों को जिस तरीके से देखा गया है, क्यों देखा गया है मुसलमानों को। तो उस पे एक ये है कि हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस तरीके से विच एक तरीके से मुस्लिम हिस्ट्री को रिडिफाइन किया गया है, वो 1857 की बगावत है। कि 1857 की बगावत के बाद क्या हुआ कि एक तरीके से जो ब्रिटिश शासन है वो मुसलमानों को अपना एनिमी समझने लगा। उनको लगा कि ये जो पूरी बगावत हुई है पूरे देश में और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो बगावत मुसलमानों ने की है। और ये बात दूसरी है कि मुसलमानों ने की नहीं की, बट काफी हद तक उनका काफी आगे आगे का रोल रहा। बहादुर शाह जफर हुए, अलग अलग तरीके से मुसलमानों के साथ बहुत सारे और कौमें थे जो मिल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बगावत किया कि ये सरकार हमें पसंद नहीं, और उनके काफी वायलेंस के खिलाफ वो बगावत हुई। लेकिन इस बगावत के बाद ये हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो मुसलमानों को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने लगी, एक तरीके से दिखाने लगी। ये बात इसलिए दिखाने लगी क्योंकि उनको वो काउंटर करना था कि अब की जो सरकार होगी, मुगल को वो मुसलमान समझते, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि अब वो मुगलों की सरकार चली गई है, और जिनको मुगल को मुसलमान समझते थे कि मुसलमानों की सरकार चली गई, अब हमारा सरकार चलेगा और ये ब्रिटिश शासन का सरकार चलेगा। और वो शासन की सरकार को चलाने के लिए उन्होंने एक तरीके से मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। उसमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो हमारे हिसाब से है, जो समझने के लिए है कि मुसलमानों को किस तरीके से बनाया गया है, वो है W. हंटर की एक डॉक्यूमेंट है, व्हाई डू इंडियन मुसलमान रिबेल। और उसके तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट किए गए, बहुत तरीके से समझने की कोशिश की गई कि मुसलमान रिबेल क्यों करते हैं और मुसलमानों को बदलने की क्या जरूरत है। उस तरीके से उनके पास्ट को भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उनके तारीख को रिकंस्ट्रक्ट किया कि ये तो काफी आराम पसंद लोग हैं, तरक्की के खिलाफ हैं, ये काफी आराम करते हैं, उनकी लाइफ में सिर्फ पोइट्री है और उनकी औरतें बुर्का में रहती हैं, मर्द अय्याश हैं, सिर्फ अय्याशी करते हैं। एक तरीके से उस तरीके से उनकी तारीख क्रिएट की गई। ये तारीख क्रिएट करने का ये मकसद था कि अपने रूल को उन्होंने को जस्टिफाई करना था। स्पेशली 1857 के बगावत के बाद ये दिखाने की जरूरत थी कि इंडिया को मुसलमान राज, कोट एंड कोट मुसलमान राज से आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश को क्या जरूरत है। एक तरीके से उस तरीके से रिप्रेजेंट किया। और सिर्फ ये मुसलमानों के साथ नहीं हुआ कि मुसलमानों को एक गुट की तरह देखा गया, बैकवर्ड देखा गया, ये आदिवासियों के साथ भी हुआ। एक तरीके से महिलाओं को भी, औरतों को भी, खवातीनों को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो ये जो सारा कम्युनिटी क्रिएशन है, चाहे आदिवासी हो चाहे मुसलमान हो, एक तरीके से क्रिएट किया गया बाय ब्रिटिश स्टेट कि ये लोग बैकवर्ड है। और स्पेशली मुसलमानों के साथ, सिर्फ मैं मुसलमानों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन ये काफी कौमों के साथ हुआ कि कौमों को एक तरीके से लेबल और आइडेंटिटी किया गया, जो ये ब्रिटिश सरकार किया गया। दूसरा साथ साथ में ये हुआ कि जिंदगी जीने का तरीका बदल गया। वो जितने पुराने राजा थे, राजाओं के पैसे लूट लिए गए, पैसे छीन लिए गए, और ब्रिटिश सरकार के एक नई तरीके की जिंदगी वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। पहले कोटली कल्चर था, उर्दू जबान के फिरोग के लिए पेट्रनेज प्रोवाइड किया था, वजीफा लोगों के लिए प्रोवाइड किया था। लेकिन वो धीरे धीरे सारे पावर ब्रिटिश सरकार ने खींचना शुरू किया। लोगों का वजीफा कम कर दिया गया, जितने वजीफा मिलते थे उतना उसको आधा 1/4 कर दिया गया। जो राजा महाराजा के बच्चे थे उनका वजीफा कम कर दिया गया, और उनके जो जितने सोर्स ऑफ लाइवलीहुड थे, जिससे वो पैसा कमाते थे, उनका ट्रेडिंग ऑप्शन, जिस तरीके से वो तिजारत करते थे, उसको बदलने की कोशिश की और आमतौर की जिंदगी भी बदलने की कोशिश की। जैसे आप खाते हैं, जैसे आप पीते हैं, आप जिस तरीके से नौकरी करते हैं, तो वो जो चेंजेस हुआ,
जिसमें एक तरीके से मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया गया और जिंदगी बदली। आपको प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, जहाँ पे आपको लोगों को नौकरी पेशा बना दिया गया, लोगों का वजीफा कम कर दिया गया। उसका एक रिएक्शन था 1857 की बगावत। और ये सबसे अहम हमको लगता है कि ये जो चेंजेस, उसको समझने के लिए अगर आपके पास वक्त है तो गालिब के कामों को आप जरूर पढ़ें। गालिब और ऐसे सारे आसपास के लोगों के कामों को पढ़ें जो गालिब के कॉन्टेम्प्ररी थे, कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और उनके मन में किस तरीके का एक एंग्स्ट था, किस तरीके से वो तकलीफ में थे कि अचानक इनकी जिंदगी कैसे बदल गई है, अचानक हुआ क्या, कौन से नए सरकार आए। तो जो काफी ये लोग जो काफी अकाउंट्स लिखते हैं, ये जितने उस टाइम में जो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, तो वो छोटी छोटी बातों के बारे में लिखते हैं कि अरे हमारा चापाकल बदल गया, हमारा डे टू डे जिंदगी बदल गई। और काफी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए, ट्रेन और ये सारी जो चेंजेस आए, उस चेंजेस को भी लेकर के काफी काफी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, काफी लोग सोच रहे थे कि अचानक हुआ क्या, ये कौन से लोग हैं, कौन से फिरंगी लोग आ गए हैं जो टोपी पहन करके घोड़े पे चल रहे हैं, हम पे राज कर रहे हैं, हम पे सरकार, हम पे अपना रौब जमा रहे हैं। और ये सारे रौबों का रिएक्शन निकला 1857 बगावत में, जब जो लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत किए। लेकिन उस बगावत का रिस्पॉन्स यही हुआ कि मुसलमानों पे अटैक हुआ, मुसलमानों के वजीफा काट दिए गए, वो सारे बादशाह को, बहादुर शाह जफर को हटा दिया गया और उनके सारे जान पहचान के लोगों पे एक डर बना रहा कि ब्रिटिश सरकार हमें कभी भी और पनिश कर सकती है। लेकिन जब इतना बगावत हुआ तो कुछ एक सेक्शन ऑफ मुसलमान, जिसको कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अशराफ मुसलमान हुए, ये मिडिल क्लास मुसलमान हुआ, उनका इमर्जेंस हुआ। और उसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं सर सैयद अहमद, जिनके बारे में हम काफी सुनते हैं, काफी बातें करते हैं। तो सर सैयद अहमद और अलग अलग जगह में अलग अलग इस तरीके के, जिसको कह सकते हैं मुस्लिम रिफॉर्मर्स, वो हर शहर में हर जगह में अलग अलग तरीके रिफॉर्मर हुए, जो नोबिलिटी और पुराने एरिस्टोक्रेसी से टच में तो रहे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अब जो है ये कांस्टेंट के बीच में जो टेंशन है, उस टेंशन को किस तरीके से रिजॉल्व किया गया और मुसलमानों के तरक्की के लिए क्या क्या किया जाए, नोन एज मुस्लिम रिफॉर्मर्स। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान रिफॉर्मर्स सिर्फ मुसलमान रिफॉर्मर्स थे। ये ट्रेंड की ब्रिटिश सरकार से अभी हमें लड़ाई बंद करनी है, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, वो हर जगह शुरू हुआ। और इस ट्रेंड में सर सैयद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम पढ़ते हैं अलीगढ़ मूवमेंट में, जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, तो वो यूनिवर्सिटी चाहे देवबंद हो, ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 1880-75 के आसपास बने और एजुकेशन के थ्रू रिफॉर्म लाने की कोशिश किए, अंग्रेजी जबान से इंगेज करने की कोशिश किए, इंग्लिश ट्रेडिशन से जो है वो कोशिश किए कि इंगेज करें और किस तरीके से वो बदलाव लाएं। और वो हमेशा जो टेंशन चलता रहता था ब्रिटिश सरकार और कोट एंड कोट मुसलमानों के बीच में, उससे वो चीजें बदलने की कोशिश किए और अंग्रेजी मैनर्स तरीका सीखने की कोशिश की, जबकि कीपिंग मतलब अपनी आइडेंटिटी को, अपने मुसलमान आइडेंटिटी को समझदारी रह कर करके कि इससे हमारे आइडेंटिटी पे कोई अटैक ना हो, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश मॉडर्निटी से इंगेज कर सकते हैं, हम इंग्लिश जबान से इंगेज कर सकते हैं, एजुकेशन में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो उस टाइम का अलीगढ़ का जो ये पूरा आइडिया था कि लोग शेरवानी पहन करके अंग्रेजी जबान सीख रहे हैं, अंग्रेजी मैनर सीख रहे हैं, क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं, ये तरीके के सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मुसलमान भी हैं। तो वो एक रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, साथ साथ में मुसलमानों को उठाने की भी कोशिश की एजुकेशन के थ्रू, जो बहुत ही अहम अहम मोड़ है मुस्लिम हिस्ट्री को समझने के लिए। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये सारे इंगेजमेंट के लिए। लेकिन हम मेरी नजर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन हमें उसे बहुत ही एक उनकी इम्पोर्टेंस समझने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ में मेरे हिसाब से उनमें काफी लिमिटेशंस भी रहे। लिमिटेशंस ये रहे कि कई बार वो ब्रिटिश के कल्चर को अप्रिशिएट करने में कभी कभी अपने कल्चर को उन्होंने दरकिरार समझा, और एक तरीके से उनकी कल्चर अडॉप्ट करने में अपने कल्चर को जो अहमियत देनी चाहिए थी वो अहमियत शायद नहीं दे पाए, और इससे काफी टेंशन हुआ। जैसे उर्दू के ही सिलसिले में ये हुआ कि उर्दू जबान के जो मल्टीपल जो अलग अलग ट्रेडिशन से उर्दू बोरो कर रहे थे उसको चेंज कर दिया गया,
उर्दू की ज़बान में जो 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 थीम्स जिससे जिससे थ्रू उर्दू पोइट्री इमर्ज करती थी, उसको हटाने की कोशिश की। और जो पूरा आइडिया है कि उर्दू या मुसलमान सिर्फ तहजीब और अदब की ज़बान है और सिर्फ एक एक एलीट तबके की ज़बान है, एक ऊपरी तबके की ज़बान है, या मुसलमान की जो रिप्रेजेंटेशन है जो आजकल काफ़ी पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है ओनली अबाउट बिरयानी एंड पोइट्री, ये उस तरीके से एक वो रोल जो रिफॉर्मर का था उसमें एक अपर कास्ट अपर क्लास आइडिया को भी बढ़ावा दिया गया। और स्पेशली उसमें सबसे अहम ये भी है, क्योंकि ये मुस्लिम विमेन सर्कल है, कि उस रिफॉर्म उस बदलाव के मूवमेंट में ये हुआ कि मुसलमान औरतों के थ्रू आप एक मुस्लिम आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की, जहां पे ये समझा गया कि हम ब्रिटिश सरकार से टेक्नोलॉजी, साइंस और पॉलिटिक्स में अगर पीछे हैं तो हम ट्रेडिशन में आ गए और मुस्लिम मुस्लिम विमेन को एक तरीके से सिंबल की तरह यूज किया गया कि किस तरीके से मुसलमान विमेन एक सिंबल है जो मुस्लिम आइडेंटिटी का बोझ उनके कंधे पे डाल दिया गया। और एक तरीके से ये चेंज हुआ अर्ली पीरियड से। कई सारे काम निकल रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि ये रिफॉर्मर पॉलिटिक्स अराउंड बगावत लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी से पहले ये फिनोमेना है जहां पे मुसलमान औरतों के हाथ से कंट्रोल खींच लिया गया। अगर उससे पहले देखें तो मुसलमान औरतें अपने घर में बहुत अहम रोल प्ले कर रही थी, घर में बहुत ही की डिसीजन मेकर्स थी। लेकिन ये पूरे रिफॉर्मेशन पॉलिटिक्स के दौरान ये हुआ कि मुसलमान औरतों को सिंबल बना दिया गया, एक बियरर ऑफ आइडेंटिटी, मतलब उनपे आइडेंटिटी का बोझ उनके कंधे पे है, जो अभी भी दिखता है, जो अभी भी मेरे घर में मुझे बोला जाता है कि तुम मुसलमान औरत हो तो इस तरीके से रहो, हमारी इज्जत तुम्हारे कंधों पे है। तो उस तरीके से भी किया गया और उस तरीके से मुसलमान औरतों के जितने पावर हैं उसको उस कर्टेल हुआ, क्योंकि मुस्लिम आइडेंटिटी का जितना बोझ था उनके कंधों पर डाल दिया गया। एक मुसलमान औरतें उसके उसमें उसमें उन्होंने सफर किया। साथ साथ में एक तरीके से अपर कास्ट आइडेंटिटी में मुस्लिम आइडेंटिटी में एक प्रॉब्लम भी आ गया कि एक तरीके से कहिए कि फिरका परस्ती भी आ गई, कास्ट सिस्टम भी आ गया, जहाँ पे एक एलीट कल्चर को, एक ऊपरी कल्चर को प्रोपेगेट किया गया, जहाँ पे नीचे तबके का मुसलमान हुए या कुछ नीचे तबके के मुसलमान हुए, उनको उनको दरकिनार किया गया और एक तरीके से अशराफ मुसलमान आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया गया। तो रिफॉर्मेशन पॉलिटिक्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बट रिफॉर्मेशन पॉलिटिक्स में ये सब एक लिमिटेशन रहा, जहाँ पे मुसलमान औरतें, दूसरे तबकों के मुसलमान और ये सारे एक सफर किए और एक मुस्लिम आइडेंटिटी एक एलीट आइडेंटिटी के तौर पे आ गया। और ये एक प्रॉब्लम रहा और सब्सिक्वेंटली एक आइडेंटिटी के क्रिएशन में 20th सेंचुरी में ये जो पूरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चला, जहाँ पे आप मुसलमान को एक वोट बैंक बना दिए, ये जो पूरा मूवमेंट चला, मुस्लिम लीग का चला, पूरा ये पार्टीशन का चला, इसमें उसके बाद ये हुआ कि ये दोनों चारों चीज मिल के आ गए। एक तरीके से मुस्लिम आइडेंटिटी का जो करता धरता थे, जो रिप्रेजेंटर थे, वो एक तरीके से अपर कास्ट मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स प्रोपेगेट करने लगे। और उसके बाद ये हुआ कि पार्टीशन के बाद ये हुआ कि मुस्लिम आइडेंटिटी की जो हिस्ट्री है वो पार्टीशन की हिस्ट्री से जुड़ के देख गई। तो फॉर द बहुत बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे वक्त तक मुसलमान आइडेंटिटी सिर्फ नेशन के कंस्ट्रक्ट में, सिर्फ नेशन के कंस्ट्रक्ट में देखा गया, जहाँ पे या तो आप अपर कास्ट आइडेंटिटी, मेल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या तो आप स्टेट नैरेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। और ये एक प्रॉब्लम रहा मुस्लिम आइडेंटिटी का। लेकिन ये सारे लिमिटेशंस के बाद भी जो मुस्लिम आइडेंटिटी के मेरे ख्याल से बियरर्स रहे हैं मुस्लिम विमेन, वो काफी अहम रोल उन्होंने प्ले किया है, इन द सेंस कि अगर आप इसमें चुगताई का, वो पोस्ट पार्टीशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस का रोल है, बट इसमें चुगताई का फिगर है। बहुत सारे, रुकैया बेगम एक हुआ करती थी कलकत्ता की, जिन्होंने मुस्लिम एजुकेशन के लिए स्कूल चलाया। मेरे एरिया ऑफ स्टडी बिहार में ऐसे काफी मुसलमान औरतें हैं जिन्होंने ये सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद एक नया तरह का आइडेंटिटी प्रोपेगेट करने की कोशिश की, जहाँ पे उन्होंने पढ़ना लिखना, लोगों को पढ़ाना, स्कूल शुरू करना, पोइट्री लिखना और पब्लिश करना शुरू किया। तो ये डिफरेंट एंगल्स हमें दिखाते हैं कि हिस्ट्री जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि एक नीट नैरेटिव है कि
ये हुआ, सब लोग एक टाइप के हैं, या पूरे मुसलमान मॉडर्निटी के अगेंस्ट हैं, वो रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स, रियलिटी इस तरीके से है नहीं। रियलिटी में इस तरीके से एक ब्रिटिश स्टेट है जिस तरीके से मुसलमानों को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, एक रिफॉर्मर है सर सैयद अहमद खान जैसे, जो इस मोनोलिथिक आइडेंटिटी को, इस अनकॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया गया है, लेकिन साथ साथ में वो औरतों को इस तरह कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर औरतें भी पैसिव नहीं है, औरतें ऐसा नहीं है कुछ नहीं बोलती, जैसे हमारे घर में भी है कि हम पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की गई है, हम कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, ये टेंशन होता है, फिर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ भी वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, और वो हिस्ट्री का एक नया स्ट्रीम भी है जो इस पूरे लार्जर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, पूरे इस कंट्रोल के अगेंस्ट, जो बोलता है कि अगर आपको तारीख को दोबारा तरीके से लिखनी है तो आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आपके बारे में किस तरीके से लिखा जा रहा है। और दूसरा ये है कि आप किस तरीके से अपनी तारीख को लिख पा रहे हैं। जो 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 मेरे इस कॉन्वर्जेशन का भी, मेरे इस पॉइंट जो मैं बात करना चाह रही हूँ, कि एक तो है कि रिक्लेमेशन ऑफ हिस्ट्री, जो मैंने बोला कि बहुत जरूरी है कि अपने तारीख को आप क्लेम करें, आप अपने तारीख को समझें किस तरीके से है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, उसको देखने की कोशिश करें। वो एक क्रिटिकल लेंस होना चाहिए, आप कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करने की जरूरत है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। सेंस ऑफ हिस्ट्री जिसको मैं कहती हूँ, कि एक तारीख का सेंस रहे। दूसरा है कि कॉन्स्टेंटली आप अपने मोमेंट्स को, अपने हिस्ट्री को आर्काइव करिए, आप देखिए कि आसपास क्या हो रहा है, आप क्या खुद समझ रहे हैं, लिखिए, उसका रिकॉर्ड बनाइए। रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने देश, अपने फैमिली का हिस्ट्री क्या हो रहा है, उसका आप रिकॉर्ड बनाइए। और कॉन्स्टेंटली थर्ड एस्पेक्ट है कि आप डिबेट करिए। आई थिंक ये जो पूरा इनिशिएटिव है जो सानिया ने लिया है, कि हम लोग सब मिल करके बात कर रहे हैं, जितने लोगों को ये प्रिविलेज मिला है कि हम थोड़ा बहुत एजुकेशन एक्वायर कर सके, कि साथ में मिल करके बात करते हैं, ये तीनों कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कॉन्शियसनेस होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए हिस्ट्री की, और डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए, जहाँ पे खुल के बात हो सके, जहाँ पे हमारा कोई कंफ्यूजन हो या आपका कोई कंफ्यूजन हो, मैं जिस तरीके से सोचती हूँ, जिसको जिसको अंग्रेजी में कहा था कि पब्लिक स्फीयर। मुसलमानों में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्फीयर हुआ जब होता था, जहाँ पे लोग बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे, ओपन रहते थे। ये तीनों एलिमेंट को अगर हम जोड़ दें, तो हमको लगता है कि काफी हमारे में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि इस तरीके से हम पॉलिटिक्स प्रोपेगेट कर सके, जहाँ पे डिबेट, डिस्कशन के थ्रू हम अपने बारे में थोड़ा सोच सके, अपने हिस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको लगता है कि ये कड़ी और ये सीरीज चलते रहना चाहिए, जहाँ पे हम ये सारे नॉलेज सिस्टम को, सारे इल्म को जोड़ करके अपने अपने तारीख, जो स्पेशली आज के दौर पे, और स्पेशली उसका एक लंबा हिस्ट्री रहा है, उस पे जो कांस्टेंट, उस पे एक तरीके से हमेशा एक वार रहा है, हमेशा से एक वॉर जोन में रहा है, उसको रिक्लेम जरूर कर सकते हैं, अगर हम बातचीत का सिलसिला और एक खुला मिजाज और खुला जहन से बात करने की कुवत रखें, और वो ओपननेस रखें। तो मैं इसी के साथ अपना टॉक रैप अप करती हूँ, और आई बी मोर देन, मैं सवाल लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपसे कुछ सवाल हो जरूर पूछिए हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया उफक, आपने जिस हिसाब से ट्रेस किया है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम से, आई डोंट नो ये जो कॉमन वर्ड्स हैं जैसे कि आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म, इसको उर्दू या हिंदी या बोलचाल की लैंग्वेज में किस हिसाब से ट्रांसलेट किया जाए, थोड़ा मुश्किल लगता है। और जो वर्ड्स मिल रहे हैं वो भी ऐसे हैं कि वो भी काफी डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो जिस हिसाब से हम लोग घर में बातचीत करते हैं, अगर उस हिसाब से हम लोग कॉलोनियलिज्म को लाने लगे कि हाँ इन चीजों का असर हम पर कैसे पड़ा है, हमारी आइडेंटिटी या शनाख्त पर कैसे पड़ा है, तो ये सब कॉन्वर्सेशंस डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस बन जाएंगे ना, कि हम लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं, और हम लोग ये डिस्कस करें कि देखिए ये फला चीज इस हिसाब से हुई और उसका असर ऐसा पड़ा है मुसलमान औरतों पे। तो चीजों को दूसरों को समझाना भी बहुत आसान हो जाता है अगर हम लोग के कंसेप्ट क्लियर हो। एक सवाल है गौशिया का चैट में, क्योंकि सब लोग चैट नहीं देखते हैं तो मैं पढ़ दे रही हूँ कि उनको हिस्ट्री का ज्यादा आइडिया नहीं है, स्कूल में उन्होंने नहीं पढ़ा उतना। तो अगर कोई दो किताब सजेस्ट करना हो आपको उर्दू और इंग्लिश में, जिस हिसाब से कोई बिगनर समझने की कोशिश करे,
तो हम्म। वो 2 किताबें कौन सी होंगी अगर उर्दू और इंग्लिश दोनों में अलग अलग? EH कार की व्हाट इज हिस्ट्री एक किताब है जो मैं चैट में डाल दे रही हूँ, व्हाट इज हिस्ट्री। और फारूकी साहब की उर्दू जबान पे है, उर्दू अदब का इब्तिदाई जबाना। ये दोनों किताब मैं ईमेल कर सकती हूँ। ओके, आप प्लीज स्टडी सर्कल वाले में आप ईमेल कर दीजिएगा तो वी विल फॉरवर्ड इट टू एवरीवन। तो ये हो सकता है कि ये तो हम जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग, हमारी एक समझदारी है कि हिस्ट्री वो है जो हम स्कूल बुक में पढ़ते हैं। लेकिन कल मैंने खाना खाया, कल मैं PVR प्रिया गई, वो भी तो हिस्ट्री है। कल जो जो कुछ हुआ है वो अपने आप में एक तारीख है। तो तारीख को जिस तरीके से लिखा जाता है वो न्यूट्रल नहीं रहता है, उसका एक पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहता है, कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। ये दो बहुत अहम चीजें हैं तारीख को समझने के लिए। तो जब भी हमारे बारे में तारीख लिखी जाती है तो उस तारीख कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है और कैसे लिख रहा है, और वो किस एक्सटेंट तक हमारी निजी और हमारी असल जिंदगी से इत्तेफाक रखता है, उसको बहुत समझने की जरूरत है। मुसलमान औरतों पे काफ़ी किताब है, मैं आपको ईमेल कर दूंगी, जो काफ़ी अंग्रेज़ी में जो मैं जानती हूँ बेसिक किताबें हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली वो ईमेल कर दूंगी। बहुत सारी किताबें हैं जिस तरीके से मुसलमान औरतों को समझने की ज़रूरत है। एक जो हमारे जहन में एक आ रहा है, बारबरा मेटकाफ नाम की एक स्कॉलर हैं जिन्होंने बहिश्ती जेवर, जो हमारे डे टू डे में हम काफ़ी सुनते हैं, तो बहिश्ती जेवर के थ्रू मौलाना अशरफ सबरी थानवी जैसे जो रिफॉर्मर हैं, वो किस तरीके से मुसलमान आइडेंटिटी को मुसलमान औरतों के थ्रू शेप करने की जो कोशिश की है, उसके बारे में है। तो बारबरा मेटकाफ है, जिसको मैं भेज दूंगी जो किताब है। अरे ये किताब के तो हर दूसरे दिन घर में जिक्र होता है, आई थिंक सभी लोग ने इसके बारे में सुना है। हाँ, तो औरतों आपको को ये उसमें भी समझने, दे दिया हाँ जाता है शादी में भी। जी, ये इसका जो पूरा ये हाँ। पॉलिटिक्स है, ये समझने की जरूरत है कि कौन अशरफ अली थानवी हैं, औरतों को बहिश्ती जेवर क्यों दिया जाता है। तो उसमें एक जो आइडिया है गुड गुड विमेन, जो 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 हमको घर में काफी कहा जाता है, पढ़ो लिखो लेकिन सलीके में रहो, और दोनों घर और बाहर को बैलेंस करने की कोशिश करो। ये सारा जो आइडिया है वो भी अराउंड लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में आइडिया है कि ऑल्दो हम ब्रिटिश राज से जो हैं, जो जो ब्रिटिश राज हैं, जो गोरे हैं, उनसे हम हार तो चुके हैं आउटसाइड में, मतलब बाहरी जिंदगी में, लेकिन घर की जिंदगी में हमारी तहजीब ही हमारी सब कुछ है। और हमारी तहजीब हमारी मुसलमान औरतों के कंधों पे है। और वो कैसी मुसलमान औरतें हैं जो पढ़े लिखे लेकिन अच्छी सलीका वाले भी हों। इसमें बहिश्ती जेवर और अशरफ अली थानवी का क्या रोल है, वो अच्छे से बताती हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें पढ़ना चाहिए। और मार्गरेट पर्नू की भी एक किताब है, मेरे अच्छा। बगल ही में रखी हुई है, अशराफ इनटू मिडिल क्लास। वो भी बताती हैं कि किस तरीके से मुसलमान औरतें पहले काफी पावर वील्ड करती थी अपने घरों में, उनके पास डिसीजन मेकिंग की काफी पावर थी, उनके घर में उनके लोग सुनते थे। जैसे हम भी सुनते हैं, हमारी दादी नानियों के काफी पावर थे, परदादी नानी के, लेकिन अचानक धीरे धीरे बीच में क्या हो गया जो हमारे हमको इतना दबा दिया गया। तो वो भी पॉलिटिक्स समझने की जरूरत है। मेटकाफ पढ़ सकते हैं, ये अशराफ इनटू मिडिल क्लास मार्गरेट पर्नो है, उनसे बात भी कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी किताब में भी ये बात अच्छी तरीके से जाहिर होती है। कोई मुसलमान औरत की लिखी हुई किताब नहीं है क्या? मुसलमान औरत की लिखी हुई किताब एक है, एक है सबा महमूद करके। सबा महमूद की भी एक किताब है जो वो बोलती हैं कि कैसे मुसलमान औरतें इस्लाम के थ्रू ही एम्पावर होती हैं, कि किस तरीके से इस्लाम के लॉ को, लीगैलिटी को समझ करके वो इस्लाम के थ्रू ही अपना पावर असर्ट करती हैं। वो अंग्रेजी में और काफ़ी कॉम्प्लेक्स एकेडमिक लैंग्वेज में है, तो हम उसका कुछ एक्सर्प्स जो हैं उर्दू में या हिंदी में कन्वर्ट करके, या उसको सादे ज़बान में, और जो तुम कह रही थी कि जो एवरीडे लैंग्वेज में ला करके कैसे बदल किया था। लेकिन मोटा मोटी उनका जो ये बात है कि बिकॉज हम मुसलमान हैं या बिकॉज हम इस्लाम फॉलो करते हैं,
उसका नेसेसरली मतलब नहीं है कि हमें हमेशा पीछे रहने की जरूरत है। इस्लाम को रख करके, इस्लाम के थ्रू, इस्लाम के जरिए भी हम किस तरीके से समाज में, अपने घर में एक पावर असर्ट कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। हुमैरा कुछ कुछ पूछ रही है सवाल कि हैं। बारबरा मेटकाफ क्या है? बारबरा तो मेटकाफ एक फॉरेन स्कॉलर हैं। बारबरा मेटकाफ फॉरेन स्कॉलर हैं, और उनका काम बहिश्ती जेवर और मौलाना अशरफ अली थानवी के बारे में है। कि किस तरीके से बहिश्ती जेवर के थ्रू एक आइडियल मुसलमान वुमन का जो क्रिएशन है वो कैसे हुआ है। तो ये जैसे जैसे मैं कह रही हूँ कि हिस्ट्री का कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो हमारे साथ जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, जो हमें बोला जाता है कि तुम हमारे घर से खानदान की इज्जत हो, या तुम्हें ऐसे होना है, तुम्हें वैसे होना है, तुम पढ़ तो जरूर रही हो लेकिन तुमको स्टिचिंग आना चाहिए, तुमको नीटिंग आना चाहिए। और ये जो पूरा आइडिया है, वो आइडिया की भी एक तारीख है। और उस तारीख के बारे में बारबरा मेटकाफ, जो एक फॉरेन स्कॉलर है लेकिन काफी अच्छी किताब है, हमें पढ़ना चाहिए, वो है। सबा आफरीन पूछ रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बेहिश्ती जेवर एक मुसलमान औरत के पर्सनालिटी के लिए पढ़ना जरूरी है क्या? बहिश्ती जेवर इसलिए पढ़ना है कि बहिश्ती जेवर के थ्रू और उसके आसपास जो चीजें हो रही हैं, उसके थ्रू एक मुसलमान वुमेन को किस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि ऐसी मुसलमान औरतें होती हैं, वो समझने की जरूरत है। कि ये हमें थोड़ा मतलब हिस्ट्री का सेंस में भी तो ये भी जरूरी है कि ऐसा क्यों है कि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में औरतें, मुसलमान औरतें कैसे हैं, उसके लिए बहिश्ती जेवर कब आया, कौन लिखा, क्यों लिखा, उसके आसपास किस तरीके की चीजें हो रही थी जो एक बहिश्ती जेवर लिखने की जरूरत पड़ी, और बहिश्ती जेवर क्या आइडिया लेके आते हैं, वो समझने की जरूरत है। एक और सवाल है। ठीक है, मुसलमान औरतों की हिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग किसी फॉरेनर राइटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? हाँ, क्यों ये ना तो बहुत हम लोग अपने पास्ट में जाके जी। सहाबियात और जो उनसे उनके जरिए क्यों ना सीखें? तो वो लोग हम लोग को कितना समझेंगी? उन तो अलग तरीके से आई हैं, तो वो तो जी। अपना व्यू जाहिर करेंगी जी। कि जी। और क्रिटिसाइज भी ज्यादा करेंगी। जी। जी। इसमें कुछ सच्चाई है क्या? देखिए, आई मीन एक तरीके से मैं आपसे बात से अग्रीमेंट रखती हूँ कि एक ये थोड़ा तो फील होता है कि हमारी ही कहानियां, हमारी ही तारीख फिर से हम लोग एक फॉरेन स्कॉलर से पढ़ रहे हैं, फिर से एक बाहर औरतें समझ रहे हैं, और ऐसा जरूरत क्यों है। एक ये भी जरूरत है कि मुसलमान औरतें अभी के पूरे कॉन्टेक्स्ट में काफी कम लोग हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं, काफी कम लोग हैं जो तारीख लिखती हैं। तो ये तो एक है हमारा हैंडीकैप कि हम फॉरेन स्कॉलर्स पे रिलाई करते हैं। बट वो फॉरेन स्कॉलर होने के बावजूद एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। वो उर्दू सोर्सेस पढ़ती हैं, और उनका बहुत लोग उनमें से हैं कि एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन उन पे थोड़ा ट्रस्ट भी किया जाए कि उनका जो ट्रेनिंग है, जो उर्दू सोर्सेस पढ़ती हैं, और उनका ये, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी करती हैं, सिर्फ क्रिटिकल नहीं है, सिर्फ मुसलमान औरतों की बुराई नहीं करती हैं, और या सिर्फ ये नहीं कहती कि मुसलमान बैकवर्ड है, रादर इस सवालों को ये क्वेश्चन करती हैं कि ये अचानक कब से हुआ कि मुसलमान औरतों का घर में जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको छीन लिया गया। ये क्या यहाँ हमेशा से था, या ये इस्लाम की वजह से है कि मुसलमान औरतों को डिसीजन मेकिंग पावर से हटाया गया। और ये इस बात को का इख्तलाफ करती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इस्लाम की वजह से मुसलमान औरतों को डिसीजन मेकिंग पावर से हटाया गया। रादर वो कहती हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री में इंस्टेंसेस हैं कि मुसलमान औरतों का घर में डिसीजन मेकिंग पावर था, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म कैसे हुआ, धीरे धीरे वो बदला कैसे, उसका वो तारीख लिखती हैं। तो उसको भी पढ़ने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमें उसको सारी बातें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एक जो तारीख को समझने की जरूरत है कि एक तो हम खुद ही कॉन्शियस हों, और ये सारी जो आसपास जो चीजें हैं उसको पढ़ने की कुव्वत रखें, समझने की कुव्वत रखें, और जो वो कह रही है उनकी सारी बातों को तो मानने की जरूरत नहीं है, उसको भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उससे भी अपना डिफरेंसेस रख सकते हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि वो लोग क्या लिखे हैं। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि जैसे जब एक आम जहन या एक कमजोर जहन या जिसके घरों में कुछ ज्यादा तकलीफ
हैं या सख्ती है, तो वो जब जी ऐसी बुक का मुताला करती हैं तो वो तो काफी बागी हो जाती हैं, मतलब एक गलत असर भी पड़ता है। और लेकिन जो लोग अच्छे हैं, जो समझते हैं सारे चीजों को, वो जब मुताला करते हैं तो उनसे फायदा होता है। लेकिन मुस्लिम आबादी में ज्यादातर पढ़ाई की कमी है, तो वो लोग उर्दू किताबें पढ़ती हैं ज्यादा। और तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उसका ट्रांसलेशन करना चाहिए या कुछ आसानी पैदा करना चाहिए कि आम घरों में भी इस तरह से जाए, और उससे फायदा तो बहुत होगा। जो जी लोग जी बाहर से लिख रही हैं, जो लोग वो लिख रही हैं, तो उसके बाद एक बैलेंस पर्सनैलिटी सामने आएगी। लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? जी, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सानिया के सवाल से भी है कि कहीं ना कहीं हमारी जो जबान है, वो जबानी हम इतने एंग्लिसाइज्ड हो गए, इतना हम लोग अंग्रेजी से इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो कई सारे टर्मिनोलॉजी है, सानिया सही कह रही है कि डेमोक्रेसी, आइडेंटिटी, इंडिविजुअल जो हम बोलते हैं, अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि उर्दू में उसकी तर्जुमा करो तो हमको 2 मिनट सोचना पड़ेगा। और ये आपने बहुत जरूरी कहा कि ढूंढना पड़ता ये है। तो ये बहुत मगर अहम हम है लोग कि जब जी, ये बहुत अहम है कि स्पेशली मेरे सानिया जैसे लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जो बहुत खुशनसीब है कि जिनको थोड़ा एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिला है, हम सिर्फ अंग्रेजी में ही ना बातचीत करें, हम उर्दू भी सीखें, अपने ख्याल को जानने की कोशिश करें और ये जो सारी किताबें उनका तर्जुमा करें और खुद भी लिखें कि क्या हम सोचते हैं उनके बारे में। तो शायद मैंने अपनी पीएचडी और आगे भी मेरा यही एम है कि उर्दू भी हमारा थोड़ा बहुत सीख रहे हैं और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो यही है कि उसका तर्जुमा करें और अपनी तारीख खुद लिखने की कोशिश करें और जो वो कह रही हैं उनके बातों पर तवज्जो जरूर दें, लेकिन उसका एक क्रिटिसिज्म आप सही कह रही हैं कि उसको पूरी तरीके से लेने की जरूरत नहीं है, उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, उसको कितनी रियलिटी है वो इंटरोगेट करने की जरूरत है। तो मैं आपसे इस बात से पूरा अग्री करती हूँ। समझ जो थोड़ी बहुत है वो हमारी समझ यही है कि अगर हम खुद ही सिर्फ अंग्रेजी और अंग्रेजी कल्चर से इतने फैसिनेट हो गए और अपने कल्चर और अपने तारीख से इतना जुदा हो गए कि अपने लैंग्वेज के बारे में ही नहीं पता है, 2 लाइन उर्दू बोलने में इतना है, तो काफी प्रॉब्लम है। हम खुद ही उस वर्ल्ड के पार्ट नहीं हो पाएंगे जब अपने कल्चर से इतने डिटैच रहेंगे। तो ये मैंने खुद अपने आप में ये जिम्मेदारी डाली कि मैं सिर्फ उर्दू ही नहीं, पर्शियन और अरबिक भी बोलना लिखना दोनों सीखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि सिर्फ इंशाल्लाह देखा नॉलेज जो अल्लाह। हमें मिला है अपने तक नहीं महदूद रखें, दूसरों को भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। और हम लोग ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर हम उर्दू जबान सीखने, इतने नॉवेल्स हैं, इतनी हिस्ट्री है, इतनी खूबसूरत पोइट्री है, गजल्स है, तो उसी इतने इतने खूबसूरत जखीरे से हम लोग खुद ही अलग हो जाएंगे, तो वो बहुत हमारे लिए जरूरी है, दूसरों से ज्यादा तो हमारे लिए जरूरी है। और जहाँ तक बात रहती है कि हम लोग कहाँ तक दूसरे बाहर के अंग्रेजी ऑथर्स और एकेडमिशियंस को पढ़ें, तो हमको लगता है कि इल्म इल्म जहाँ से मिल रहा है वहां से हाँ हासिल कर लो, है ना? क्योंकि तो जी इल्म एक ऐसी चीज है जहाँ कोई भी आगे बढ़ सकता है ना हाँ, उसमें। और हाँ, उसको जरूर विद पिंच ऑफ सॉल्ट लें उसे, और पर पढ़ना तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं हम, नहीं, उनका एक पेशा है और उस पेशे का हक वो लोग अदा कर रहे हैं। वसल्लम की हदीस है, हिस्ट्री जिस हिसाब से कर रहे हैं, जैसे अगर कोई डॉक्टर पास जाते हैं तो हम लोग इतना नहीं सोचते हैं कि वो बाहर का है कि यहाँ का है, और सोचते हैं अरे और अच्छा वहां पे का इलाज होगा। तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं ये लोग भी हक अदा कर रहे हैं नहीं, जिस लेकिन हिसाब वो से लोग भी लिखना हमारी लैंग्वेज को समझते हैं, और हम लोग जी के पास ये कमी है कि हम लोग जी दूसरों की जबानों को सीखते भी नहीं है, जिस हम्म। पे पहले बहुत जोर दिया गया था। हाँ, अपनी भी भूल रहे हैं, दूसरे की भी नहीं सीख रहे हैं, मतलब बड़े मुश्किल में। तो उर्दू के एक कॉन्टेक्स्ट में सवाल बोला है ना, हाँ, इसको मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ कि उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में नहीं नहीं, मैंने आप बोला बोलो। ना कि एक उर्दू की खूबसूरती थी कि वो सारे ट्रेडिशंस को बोरो कर सकते थे, इन द सेंस कि वो ब्रज भाषा, अवधी भाषा, सारे टाइप के थीम्स को अब्सॉर्ब कर रहा था। तो जो उर्दू की खूबसूरती की वो अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी थी कि वो सारे ट्रेडिशन को ले ले और फिर भी अपनी आइडेंटिटी ना लूज करे। तो वही मुस्लिम आइडेंटिटी पे है, मतलब आंटी ने बोला कि जब अभी शारिब के साथ हम यहाँ फार्मर मार्च में गए थे और जिस तरीके से हमने सिख कौम को देखा कि वो जिस तरीके से एकजुट हो कर करके अपने कौम के लिए खड़े हुए हैं,
तो वो एक सवाल हम में था कि मुसलमानों में ये कुव्वत है कि नहीं कि अलग अलग ट्रेडिशंस को सीख करके मुसलमान रह के भी अपने सीखने की कुव्वत हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान भी, जैसे मैंने रिफॉर्मर क्वेश्चन में ये बात रखी कि मुसलमान भी जितना ही क्लोज्ड हो जाएंगे कि हमारा ट्रेडिशन सुपीरियर है, मुझे इससे सीखने की जरूरत नहीं है, तो उससे क्या होगा ना कि हम एक कहिए कि अपने 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 शख्सियत को एक बंद कमरे, अंधेरे कमरे में डाल देंगे। आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अंग्रेजी भी सीखें, हम इनको भी पढ़ें, हम उनको भी पढ़ें मुसलमान रह करके, और उससे एक कौमी आइडेंटिटी भी मेंटेन रहे, लेकिन सीखने की कुव्वत हमेशा रहे, जो मुसलमानों में मुझे लगता है थोड़ी कमी रह गई है एज कम्पेयर टू जब मैं फार्मर प्रोटेस्ट में सिखों को देखी कि जिस तरीके से एकजुट हो गए, जिस तरीके से जुड़ गए। जो ऐसा नहीं कि पूरी कमी है, सीए वाले प्रोटेस्ट में भी मुसलमानों का रोल काफी अच्छा रहा और कहीं ना कहीं दिखाया कि हमें वो कुव्वत है अगर हम बहुत सारे ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल रखें तो। थोड़ी नहीं बहुत। जब ये किसान को हम देखते हैं इतने खुश होते हैं कि इनका पावर देखिए। और हम लोग का क्या होता है कि औरतें तो ऐसे भी घरों में रहती हैं, तो अब उनके मौलाना बोल देते हैं कि नहीं आप तो उनको पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़वाइए ही मत। किसी का अलग फंडा है, किसी को कहा जाता है इसमें डालिए, किसी को उसमें डालिए। इस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में बट के बिल्कुल ही औरतें तो एकदम बेबस होकर रह गई। जिस तरह से उनको पाला जा रहा है वो उसी की नुमाइंदगी कर रही हैं। और किसानों को देख के तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मेरा तो दिल चाह रहा था छोड़ छाड़ के वहीं जाके ज्वाइन कर लें। हाँ, लेकिन सिखों में वो खासियत है। एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी जी। हाँ, मेरा नाम आयशा है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ओके, तो इसका इम्पैक्ट इसलिए भी इतना ज्यादा है बिकॉज यू नो फार्मर्स इकोनॉमी पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई थिंक। और यहीं पे जो हमारी मुस्लिम विमेन ने एक लाइक यू नो जो यूनाइटेड होकर सीए के प्रोटेस्ट में निकला था, तो फर्स्टली दैट वाज हाईली अनएक्सपेक्टेड कि यू नो एक तो मुसलमान कौम, उस पर से उस कौम के भी सबसे लाइक यू नो जो पिछले वाले जो वो स्पीशीज है एज इन यू नो मुस्लिम वुमेन, तो दे आर द वंस हु आर यू नो कमिंग टू द फोरफ्रंट। एंड प्लस वो एक लाइक यू नो ऐसे टॉपिक पे था जिसपे लाइक हमने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब हमारे साथ नॉन मुस्लिम्स भी जुड़ेंगे। तो आई थिंक यू नो कहीं ना कहीं अगर लाइक यू नो मुस्लिम विमेन भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्ट्रांग हो जाते हैं और आगे आते हैं, तो व्हेन वी स्टैंड फॉर एन इशू, तो आई गेस उसको भी लाइक यू नो थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल अग्रीमेंट मेरा है कि इकोनॉमी के पॉइंट व्यू से अगर हम आए, लेकिन एक है कि ऑल्दो मैं मुस्लिम सॉलिडारिटी को लेके थोड़ा 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 अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन एक मुस्लिम सॉलिडारिटी का तो ये भी है कि हमारे पास एक शैडो ऑफ पार्टीशन है जहाँ पे एनी काइंड ऑफ मुस्लिम, कोई भी मुसलमान एकजुट होता है या ग्रुप बनता है तो तुरंत सस्पिशन में आता है, और हम पे इतना अटैक है कि डरना वाजिब भी है कि हर बात पे, हर चीज पे मुझे डर लगता है। फेसबुक में कुछ डालने से, मुझे यहाँ पे कुछ खुल के बोलने से थोड़ा डर लग रहा है। तो एक डर बहुत वाजिब है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरीके से एक हिस्ट्री रहा है हम पे अटैक होने का। तो उस पे यही है कि हमें क्रिएटिव होने की जरूरत है और हम में से कुछ लोगों को हिम्मत दिखाने की जरूरत है। शाहीन बाग में अगर 10 औरतें वो हिम्मत नहीं दिखाती तो आज शायद ग्लोबली इतना बड़ा मूवमेंट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ कमियां हैं तो कुछ खासियत भी हैं, और उस खासियत में शाहीन बाग की मूवमेंट को मैं इतनी तारीफ करती हूँ, पर शाहीन बाग की मूवमेंट में ये खासियत थी कि आप फार्मर इशू से भी जुड़ रहे हैं, आप हिंदुओं से भी हाथ मिला रहे हैं, आप स्टूडेंट से भी हाथ मिला रहे हैं। ऐसा ओपननेस था कि कोई भी आ करके बैठ करके आपसे बात कर सकते हैं, आपको सॉलिडारिटी दिखा सकते हैं। और ये खासियत जो है, ये जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे इकोनॉमिक मुद्दा हो, चाहे सिटीजनशिप का मुद्दा हो, लोगों को साथ लेकर के अगर हम चलें तो मुझे लगता है कि हमें जो खासियत है, हमारी जो तारीख है, उस पे हम अपना छाप छोड़ सकते हैं, और हमें वो कुव्वत रहनी चाहिए अगर हम खुले दिल से करें और आगे बढ़ने की कैपेसिटी रखें। और मैं ये बोलना चाह रही थी कि लाइक मतलब इनिशियल पार्ट ऑफ द जो लेक्चर था आज, तो उसमें लाइक ही वाज सेइंग कि मतलब लोगों का ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि हाँ इस्लाम लाइक यू नो इस्लाम एंड मॉडर्निटी दे आर लाइक द पैरेलल ट्रैक्स ऑफ अ ट्रेन, दे आर नेवर गोना मीट।
सो ये क्वेश्चन मतलब हमारे जहन में आज भी क्यों है एज मुस्लिम्स कि यू नो व्हाई कांट modernity be a part of Islam itself? Why can't Muslims accept it themselves? And अगर हम खुद ये चीज नहीं accept करेंगे, हम you know ये western influences से इतना ज्यादा मुतासिर रहेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है हम अपनी identity तो lose करेंगे ना eventually. नहीं, ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान हमेशा आइडेंटिटी या हमेशा मॉडर्निटी से ऑपोजिट है। ये 25 जितने भी आज हैं मुसलमान औरतें मिलकर के खुल के बात कर रही हैं, इसी बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम मॉडर्निटी के ऑपोजिशन में नहीं खड़े, हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, हम अंग्रेजी एजुकेशन को एम्ब्रेस कर रहे हैं। पर जैसा आंटी ने कहा कि अगर हम अंग्रेजी स्कूल में जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हमें उर्दू पढ़ना बंद कर देना चाहिए। अंग्रेजी और उर्दू साथ साथ में पढ़ा जा सकता है, और हमारा तरक्की तभी होगा जब हम अंग्रेजी और उर्दू को इक्वली इम्पोर्टेंट समझेंगे। हमारे साथ ये मेरा भी प्रॉब्लम रहा है कि बहुत लंबे वक्त तक मैंने सिर्फ जो है अंग्रेजी पे ही फोकस किया, लेकिन जब मैं अंग्रेजी के साथ उर्दू पे भी फोकस किया तो मुझे लगा कि मुझे जानने के लिए बहुत कुछ मिला। तो यही हमारे आगे का जो देखने का हमारा जो प्लान हो सकता है कि हम अपने ट्रेडिशन को समझें, लेकिन आसपास जो हमारे हो रहा है उसको भी देखने की कोशिश करें और दोनों साथ लेके चलें। ये बात सही है आई थिंक, क्योंकि जब भी हम लोग कभी ना कभी हम लोग हमको ऐसा लगता है, जब भी मैं पोस्ट देखती हूँ एंड में उसको वेस्ट के अगेंस्ट करके पिच इन करते हैं, ऐसिफ मतलब कि मतलब मुझे ये प्रॉब्लमेटिक लगता है कि हम क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं अपने अंदर की कमियों को भी, वेस्ट की कमियों को भी, बट अपना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको फ्रेम कैसे करूं, बट अपना ऑपोजिशन हमेशा हम सिर्फ एक वेस्ट को एक वो बना देते हैं कि मतलब वो सारी दुनिया के ऐसे तो है प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं यार इसकी तहजीब और वो और ये, तो मुझे लगता है कि वेस्ट पे हम लोग थोड़ा ज्यादा ही वो कर देते हैं। उस वक्त आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रही हूँ। हमेशा अपनी बात को, अपने अंदर की कमियों को दूसरों पे डाल के रख रहे हैं, अपना इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं ना, हाँ। इसीलिए दामन बचा ले एक रहे हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वेस्ट से हमारे में। देखो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसीलिए भी है क्योंकि हमारी हालत बहुत खराब है, इकोनॉमिक हालत खराब है, सोशल हालत खराब है। हमारे फैमिली में तुम्हारे और मेरे जैसे लोग गिने चुने हो, तो जिस कौम की हालत खराब रहती है वो हमेशा हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस में रहता है। लेकिन मैं दलित कौम को देखती हूँ कि वो जिस तरीके से उन्होंने एजुकेशन एक्वायर किया है, जिस तरीके से अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर जो अंडर कॉन्फिडेंस है उसको मिटाने की जरूरत है। और ये कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है कि मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, कल अमेरिका जाऊंगी, लेकिन फिर भी मेरे आइडेंटिटी पे कोई अटैक नहीं रहे। मुझ में वो कुव्वत रहनी चाहिए कि मैं नई चीजें सीख सकती हूँ मुसलमान रहने के बावजूद। वो जिस दिन कॉन्फिडेंस हमारे कौम में आ गया, हमको लगता है कि हमारा रास्ता काफी आसान होगा। ये जो कांस्टेंट ये जो होता रहे, लड़कियों को स्कूल क्यों भेज रही हैं, पीएचडी क्यों करा रही हैं, शादी क्यों नहीं कराया है, ये जो सारे हैं उसको अगर उसको दरकिनार करके अगर हमको लगता है कि अगर हमें वो है कि हम फॉरेन भी जा सकते हैं, मुसलमान भी रह सकते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, फिर भी मुसलमान रह सकते हैं, वो जिस दिन हमारे अंदर कुव्वत आ गई तो हमको लगता है बहुत चीजें हम लोग से बदल सकती हैं। और जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जो लोग पढ़े हैं, ऐसा कई बार होता है कि जो काफी पढ़ लेते हैं वो अपने आप को मुसलमान कहना ही बंद कर देते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन पढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निभाएं जबान को जानते हुए, तो वो हमको लगता है कि जो हम लोग हैं, जिनके जो प्रिविलेज्ड हैं, वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल सना का है। सना फातिमा, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लो। मेरे 2-3 सवाल थे और अनरिलेटेड थे, तो मैं एक साथ पूछ लूं कि एक एक करके पूछूं? एक साथ पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूं। अच्छा, पहला सवाल तो ये उर्दू से रिलेटेड ही था कि ये एक बहुत मतलब ये तो एक फैक्ट है कि जो भी कॉन्करर होता है दे इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन द पीपल, तो वो एक वी ऑल नो व्हाई दैट इज। तो जब जैसे उर्दू ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, पहले अंग्रेजों ने अंग्रेजी करी, अब ये हिंदी उन्होंने करी है, तो अब जैसे हम उर्दू रिक्लेम करके जो लोग उर्दू पढ़ रहे, जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे हिस्टोरियन हैं, आप पढ़ रहे हैं ताकि आप अपनी कल्चर और अपनी हिस्ट्री समझ पाएं, लेकिन क्या ये हम अपने बच्चों पे उनको उतना स्ट्रेस दे सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट द लैंग्वेज विच इन द ऑफिसेज एनीमोर।
और उनको वो प्रोफेशन में हेल्प नहीं करेगी, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हाउ डू वी रिक्लेम आवर कल्चर और हिस्ट्री और आवर आइडेंटिटी? Is this the feasible way forward for the people who are not into these studies? First question. Second question ये था कि जैसे अब हम लोगों ने हिस्ट्री भी, इट इज द हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, सो जो हमने अपने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी वो पढ़ी जो उनका वर्जन था, और उसके बाद हम अपने अलग अलग स्ट्रीम्स में चले गए। तो एज अ हिस्टोरियन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या कहेंगी कि what would be the main points जो हमें गलत पढ़ाए गए हैं? तो एक बार अगर आप उनको समराइज कर दें, जिनकी तरफ आप रोशनी डालना चाहेंगी कि ये चीजें हमने एक गलत वर्जन पढ़ा और असल में ये हिस्ट्री थी। एनी यू नो main points which you found that were taught wrong to you in the school and which we should know? और थर्ड सवाल ये था कि जो सिनॉप्सिस में हमने आपका पढ़ा था उसमें हम ये बात कर रहे थे कि हाउ डू वी रीराइट और रिक्लेम और रिविजिट। तो एक आम इंसान जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं रहा है, तो वो मतलब वही बात हो गई फर्स्ट वाले सवाल से रिलेटेड कि क्या मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल और फीजिबल वे उस इंसान के लिए भी जो उर्दू और पर्शियन पढ़ना जिसके लिए इतना आसान नहीं है, या जो वो उसकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा ही नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन, और वो इंग्लिश पढ़ना आज ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक जॉब चाहिए तो उस सिलसिले में। थैंक यू सना आपके सवाल के लिए। एक ये है कि मैं जो अपना ट्रजेक्टरी देखती हूँ कि मुझे जब उर्दू पढ़ने बोला गया और मुझे ये जब बोला गया कि तुम मुसलमान हो और तुम्हें उर्दू पढ़ना है और तुम्हें रोज एक पेज लिखना है, तो मैं बिल्कुल उर्दू सीखनी है, मेरे लिए बोझ हो गया कि ये जबरदस्ती क्या है, एक तो अंग्रेजी भी पढ़ो उर्दू भी पढ़ो, कितना चीज साथ में पढ़ो। लेकिन जब मुझे ये खुद से ये अंदाजा हुआ कि उर्दू जबान और उसकी लिटरेचर में कितनी खूबसूरती है, तो मैं शायद खुद से सीखने लगी विदाउट प्रेशर। जैसे हमें अंग्रेजी सीखने का शौक है, अंग्रेजी गाना सुनने का शौक है, अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ने का शौक है, कि खुद से जब तक आप फोर्स करिएगा तो वो हमेशा काउंटर रिएक्शन होगा। बच्चे हमेशा, मैंने काउंटर रिएक्ट किया, लेकिन अगर आप साथ में पढ़िएगा, जैसे हमारे अब्बा का दूसरा भी तरीका था पढ़ाने का कि कुछ कुछ उर्दू शायरी हमेशा सुनाते रहते थे, इकबाल, कभी गालिब, कभी मीर, हर बात पे डांट भी शायरी से होती थी, या साथ में कुछ सीरियल्स देख लिए उर्दू सीरियल्स, या कुछ उर्दू राइटर्स की कहानियां सुनाए, फैज की कहानियां सुनाए, फैज की जिंदगी की कहानियां सुनाए, मीर की जिंदगी की कहानियां सुनाए। तो एवरीडेनेस में जो आप घर में जो अपने बच्चों से बातें करते हैं, जो कल्चर आप घर में लेके आइएगा, बच्चे वही। लेकिन अगर बच्चों को आप पढ़ाई का उस तरीके से, उस कल्चर का माहौल नहीं देखिएगा और बोलिएगा रोज एक पेज लिखो, तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने उस एक पेज से नहीं सीखा, मेरा उर्दू का इंटरेस्ट उससे आया जब मैं फैज की कहानियां सुनी, जब मैं गालिब की कहानियां सुनी, जब मैं उर्दू पोइट्री सुनी। क्योंकि उर्दू कल्चर ऐसा नहीं कि सिर्फ पोइट्री में, उर्दू जितने बॉलीवुड गाने हैं वो उर्दू पोइट्री से लिए गए हैं। गाने तो हमें काफी पसंद है, तो उस तरीके का कॉन्शियसनेस ऑफ तारीख रहेगा तो उसमें मजा आएगा। मतलब अपने बच्चों को आप फोर्स करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बता सकते हैं। गालिब की शायरी बोलिए, गालिब पे सीरियल्स है वो दिखाइए, तो काफी इंटरेस्ट आ जाएगा। एक मेरा ये तरीका है बच्चों को उर्दू सिखाने का, जो रीजन है कि मैं खुद भी थोड़ा बहुत जो उर्दू सीखने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा है कि जो मिथ का जो आइडिया है, जो मेरा हाफ ऑफ द टॉक था कि मुसलमान एक कौम है, मुसलमान औरतें अगर बुर्का पहन रही हैं तो बैकवर्ड होंगी। काफी स्टोरीज हैं कि जहाँ पे एक तो पहली बात है कि सिर्फ मुसलमान औरतें बुर्का नहीं पहनती थी, सर ढकने का कल्चर पूरा इंडिक कल्चर था, और वो बुर्का पहन करके भी बहुत काम करती थी, एजुकेशन रिफॉर्मेशन का रोल करती थी। वो एक बहुत बड़ा मिथ है कि मुसलमान औरतें बैकवर्ड थी। एक जमाने के बाद मुसलमान औरतों का डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन देवर प्रिटी, इनको काफी जगह था, काफी स्पेस था, घर पे वो की डिसीजन मेकर हुआ करती थी। तो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मेरा ये है, ये जो है। और तीसरा है कि अगर आप हिस्टोरियन और एकेडमिक नहीं भी हैं, तो हमारा जो कंजम्पशन है, जो हम डे टू डे में जो है, हम व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करते हैं, हम फेसबुक पे और बॉलीवुड सिनेमा पे टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, लिखने की थोड़ी कोशिश करें, रीडिंग और राइटिंग का कल्चर है, थोड़ा देखने की कोशिश, जैसे हम सिनेमा चेक करते हैं कि आज बॉलीवुड में कौन सी सिनेमा आई है, कौन सी किताबें हिस्ट्री पे आई हैं, इस थीम पे क्या लिखा है। अगर मुसलमान औरतों पे मुझे इंटरेस्ट है तो किसने क्या क्या लिखा है, विकिपीडिया से भी शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब में कोई जाके टॉक देख सकते हैं, और फिर कुछ अपने मन से कुछ रैम्बलिंग भी कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं।
तो ये जो पूरा रीडिंग राइटिंग लिसनिंग का कल्चर है, जो पूरा पॉपुलर कल्चर अब्सॉर्ब कर लिया, उसको हटाने की जरूरत है कि दूसरे तरीके के कल्चर को लाने की जरूरत है। आई थिंक ये सब मैं कुछ कुछ तरीके सोच सकती हूँ जिससे हम रिक्लेम कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस लाने की जरूरत है कि भाई अगर साइन बोर्ड से उर्दू का स्क्रिप्ट हटाया जा रहा है तो क्यों हटाया जा रहा है। और आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप कुछ भी टाइप करिए, आपको कोई अच्छी किताबें मिल जाएंगी, आप थोड़ा पढ़िए, यूट्यूब में जाके टॉक देखिए, तो उससे कुछ तरीके से और लिखने की कोशिश हम करते हैं। ये टॉक एक तरीका है, हम लोग कुछ मिल करके एक पर्चा निकाल सकते हैं उस एरिया में, उस वर्नाक्युलर जबान में, हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। हम लोग मॉन्यूमेंट जा सकते हैं, मॉन्यूमेंट की जाके हिस्ट्री लिख सकते हैं कि अच्छा ये मॉन्यूमेंट किसने बनाया, क्यों बनाया, अपने एरिया की, मतलब जैसे आपके सानिया जहाँ रहती है उस एरिया की हिस्ट्री काफी इम्पोर्टेंट है। मटिया बुरुज की हिस्ट्री जो है कि वो एक छोटा कहिए कि एक छोटा दिल्ली बनाने की उस शहर को कोशिश थी, उनके कौन राजा थे, उनके कौन महाराजा थे, उनका डिक्लाइन, उनका उनका जो डाउनफॉल हुआ कब हुआ, और उस डाउनफॉल के थ्रू अपने समाज के बारे में, अपने 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 सोसाइटी के बारे में किस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस डेवलप करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये हो गया है कि हम म्यूट स्पेक्टेटर हो गए, हम चुपचाप से सब कुछ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, या तो बहुत नाराज हो जाते हैं। इन दोनों जोन के बीच में एक जोन है कि आप रह करके इंटरोगेट करिए। एक डे टू डे रिसर्चर भी आप बन सकते हैं, आपको एक क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, अच्छा ये प्लेट है, ये ग्लास है, ये कहाँ से आया है, किसने किया है। तो वो लाइफ इंटरेस्टिंग भी बनाता है और फालतू की चीजों से हमारा अटेंशन भी हटता है। जी शुक्रिया। अच्छा, तो ये जो आप कह रही है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर वाली आप बात कह रही हैं, तो हाउ लॉन्ग डू यू ट्रेस इट बैक टू, कि कब आप कह सकती हैं कि उनको ये पावर थी, और किस वक्त, कैन यू ट्रेस इट बैक टू सम पीरियड वेयर इट वाज टेकन अवे? लेट 19th सेंचुरी का ये सारा फिनोमेना है, जब रिफॉर्मर मुसलमान आए और उनको लगा कि मुसलमान की हैसियत बहुत गिर गई है, उनको वापस हैसियत लाने की जरूरत है, क्योंकि बाहरी समाज में, नौकरी में, उसमें ब्रिटिश स्टेट जो है काफी आगे आ चुका था, स्कूल उन्होंने बना लिया था और उन्होंने पूरा स्टेट कंट्रोल था। तो वो सारा जो मुसलमान आइडेंटिटी का जो बोझा था वो मुसलमान औरतों के कंधे पे डाल दिया गया। लेट 19th सेंचुरी का ये फिनोमेना है, जो पूरा रिफॉर्मर पॉलिटिक्स है सैयद का, वो यही है कि अदबी तहजीबी औरतें, तो अगर मुसलमान को रिकंस्ट्रक्ट करना है, एक मुसलमान आइडेंटिटी को बनाना है, तो वो औरतों के थ्रू बताना है। और सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, बंगाली औरतों में भी हुआ था। ये लेट 19th सेंचुरी फिनोमेना। इससे पहले नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इत्तफाकन एक 15th सेंचुरी की किताब पढ़ रही थी, और मतलब ये वाला आइडिया, द वुमन हु इज साइलेंट इज द आइडियल वुमन इन द हाउस हु इज नॉट सीन, I think it predates 19th century. I do not know. 18 लेट 19th सेंचुरी के रिफॉर्मर पॉलिटिक्स के बाद ये आना शुरू हुआ है। पहले जो है ये औरतें का मतलब घर में उनका काफी डिसीजन मेकिंग होता था, क्या होगा, शादी किससे होगी, वो सारा डिसीजन लेती थी औरतें। अच्छा, ओके, थैंक यू। और आप उस वक्त इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल रही हैं आई थिंक, लेकिन हाँ, सना जो किताब का रेफरेंस दे रही है वो तो अरब के कॉन्टेक्स्ट में है ना? अरब के कॉन्टेक्स्ट में इतना मैं अवेयर नहीं हूँ एक्चुअली, मैं इंडियन साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा अवेयर हूँ। अरब का कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, आई एम श्योर। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है, क्योंकि एक चीज मैं एक और ये चीज बहुत, मतलब जो अभी रिसेंटली एक मुझे चीज समझ में आई कि जो मिडिवल पीरियड की मस्जिदें थी, तुगलक पीरियड की स्पेशली दिल्ली में जो है अभी भी, उनमें जनाना सेक्शन है औरतों के लिए, दे हैव दैट जनाना सेक्शन, और उसके अब उनके बाद जो क्या कहते हैं मुगल पीरियड में मस्जिदें हैं उनमें नहीं है। तो ये बहुत अहम बात है। लेकिन मुगल पीरियड इज इन अगेन इन 16, मतलब इट अगेन इज बिफोर 19th सेंचुरी, मतलब पता नहीं, आई एम कोरिलेटिंग सम टोटली डिफरेंट थिंग्स, बट नहीं, मुगल पीरियड में भी मतलब इस तरीके से ऐसा था ऐसा ना था वो कहना मुश्किल है। हाँ, इतना इसको स्पेसिफिक कहना मुश्किल है। हर फेजेस की बात है। मैं बेसिकली 19th सेंचुरी के फिनोमेना को ज्यादा ट्रेस कर रही हूँ, ब्रिटिश सरकार के आसपास के फेज के। ब्रिटिश सरकार से पहले क्या वो तो होता था, कॉलोनियल पीरियड, हाँ, उसकी वजह से तो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया ही। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ओके, लेकिन एक मिडिवल हिस्टोरियन अच्छे से बता पाएगा कि अलग अलग रूल के दौरान अलग अलग चीजें क्या है। एक राजा के दौरान, अकबर के टाइम चीजें अलग थी, औरंगजेब के टाइम अलग थी, तो वो एक अलग अलग रिफॉर्मर के थ्रू भी एक अच्छा मिडिवल हिस्टोरियन। ये सवाल का जवाब, मैं मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री देखती हूँ, तो मैं कॉलोनियल पीरियड के आसपास के ही ज्यादा
समझ रखती हूँ। तो अगर कॉलोनियलिज्म पे कोई अच्छी किताब, अगर आसान जो समझ में आए, उस तरह की कोई किताब आप रेकमेंड करेंगी? हाँ, मैं भेज दूंगी। आइडियोलॉजीज ऑफ राज नाम की एक किताब है जो ये पूरी बातें बताता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, वो मैं भेज दूंगी स्टडी सर्कल के ईमेल पे। Okay. Thank you so much. It is lovely listening to you actually. Thank you so much. तो आई थिंक अगर एक टेक अवे सेशन का है, आई थिंक सबका अपना अपना टेक अवे होता है, पर मेरा एक टेक अवे ये है कि एज मुस्लिम वुमेन जो अभी फोरफ्रंट में आके चीजें समझना चाह रही हैं, बोलना चाह रही हैं, लिखना चाह रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द देखें कि, और जैसे खाना है वो कहाँ से आ रहा है, और जो अगर कोई पॉलिटिक्स चल रही है तो किस हिसाब से चल रही है, मतलब हर तरफ नजर दौड़ाएं, चीजों को खुला रखें। आदमियों को हम लोग देखते हैं अक्सर, उनको ये सब चीजों की खबर अपने आप हो जाती है, वो बाहर निकलते, 2 मोहल्ले में घूमते हैं, 2 लड़कों से बात करते हैं, उनकी बात भी इन चीजों की हो जाती है। हम लोगों का कुछ और ही अब हो गया। अगर हम सिर्फ घर के अपने कॉन्वर्सेशंस पे इंसान ध्यान दे कि जब औरतें 4 मिलती हैं तो क्या बात करती हैं, और उस पे सोचें कि अब हम लोग को वो बात का मुद्दा किस हिसाब से बदलना है, और किस हिसाब से जो रियल बातें उन पे चर्चा करने का एक कल्चर, एक नया तरह का एक स्फीयर बनाना है। आई थिंक मेरा टेक अवे ये है। अगर उफक आप इस पर कुछ बोलना चाहती हो? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट टेक अवे है कि औरतें मिलकर के क्या बात करती हैं। हमारा एंटरटेनमेंट और पास टाइम किया, ये बहुत सोचने की जरूरत है। मतलब औरतों का केस नहीं है, मुझे तो लगता है कि यंगस्टर्स का जो व्हाट्सएप फेसबुक में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो कहूँगी मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज्यादा है। और शायद पढ़ने और लिखने का कल्चर, मतलब एक तो है कि आप नौकरी पेशे में, जैसे मेरे नौकरी पेशे में पढ़ लिख रही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगता है कि 25-50 साल पहले या 20-40 साल पहले लोग ज्यादा पढ़ते लिखते थे। अखबार जैसे एक रूटीन होता था कि सुबह चाय के साथ आप अखबार पढ़ रहे हैं, आज वो रूटीन मैं बिल्कुल जाते हुए देख रही हूँ। ये जो है कि घर में शाम को न्यूज चल रहा है, सब न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब चलता था। जैसे मेरी नानी हाली का मुसद्दस हाली एकदम ही उनको मुंह जबानी याद था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा टाइम पास, हमारा कल्चर, हमारा एंटरटेनमेंट बहुत ही इंटरलिंक्ड है। और वो हम खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं, क्या नहीं करना पसंद करते हैं, वो बहुत जरूरी है। और वो शायद वो जो क्रिटिकलिटी है कि थोड़ा बातचीत करें, थोड़ा कुछ इंटरेस्ट डेवलप करें, और सोशल मीडिया का पूरा फायदा उठाएं, जाके देखें क्या है। कोई किताब अच्छी लग रही है उसको मंगा के पढ़ें, अपने दोस्तों को बताएं कि हम ये किताब पढ़े हैं, उसको बोले कि तुम भी पढ़ो, हम लोग मिलके डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं। किताबों